चैप्टर 2 भाग्य का धागा। भाग्य एक ऐसा धागा है जो एक घटना को दूसरी घटना से और एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है। वह धागा जो अफ्रीकी जंगल में टार्जन तक ले जाने वाला था, शिकागो में होरेस ब्राउन की प्रयोगशाला में शुरू हुआ। टार्जन से ये लेफ्टिनेंट बर्टन तक वापस आया, बर्टन से ये लंदन में जुबानेव नामक व्यक्ति तक वापस आया, जुबानेव से जोसेफ कैंपबेल तक, जिसे जो द पूछ के नाम से भी जाना जाता है, कैंपबेल से मैरी ग्राहम तक जो बहुत ज्यादा बात करती थी, और अंत में मैरी ग्राहम से होरेस ब्राउन तक, जिसकी वह सचिव थी। यह एक लंबा धागा है, शिकागो से अफ्रीका तक, और इस पर खून है और आगे और खून बहने का वादा है। होरेस ब्राउन एक अमेरिकी आविष्कारक थे। उनकी एक सचिव मैरी ग्राहम थी, जो उनके विश्वासपात्र थीं और जो बहुत बातें करती थीं। होरेस ब्राउन ने कुछ आविष्कार किया, कुछ ऐसा जो अत्यधिक सैन्य महत्व का था। मैरी को इसके बारे में पता था और मैरी एक पार्टी में गई थी। इसी पार्टी में मैरी ने अपनी बहुत ज्यादा बातें की। उसका इरादा अच्छा था, लेकिन अफसोस मैरी सुंदर नहीं थी और आमतौर पर अपनी सुंदरता की कमी को शानदार बातचीत से पूरा करने की कोशिश करती थी। इस बार बहुत दुर्भाग्य से वह गलत आदमी जोसेफ कैंपबेल उर्फ जो द पूछ से प्रभावित हो गई। मैरी के लिए एक आदमी ही होता है, और हालांकि कैंपबेल विशेष रूप से आकर्षक नहीं था, लेकिन उसकी दिलचस्पी उसे खुश करती थी, और उसने अपनी बातचीत में उसकी दिलचस्पी को खुद में दिलचस्पी समझ लिया। होरेस ब्राउन का आविष्कार एक विद्युत उपकरण था जिसे 3000 फीट की दूरी पर किसी भी आंतरिक दहन इंजन की इग्निशन प्रणाली को बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया था। आप आसानी से समझ सकते हैं कि युद्ध के समय में इसका क्या मतलब होगा। मैरी ने अपने बाएं हाथ से इशारा करते हुए कहा, न कि जोर देने के लिए बल्कि ये दिखाने के लिए कि उसकी कुशल टाइपिस्ट की उंगलियों में शादी या सगाई की अंगूठी नहीं थी। दुश्मन का कोई भी टैंक या अन्य मोटर चालित उपकरण 1000 गज के भीतर नहीं आ सकता था। हवाई जहाज़ों को एयरड्रोम पर कोई गंभीर नुकसान पहुंचाने से पहले ही नीचे गिराया जा सकता था। इन मशीनों से लैस बमवर्षक विमानों पर पीछा करने वाले विमानों द्वारा हमला नहीं किया जा सकता था। मैरी लगातार बोलती रही, लेफ्टिनेंट सेसिल गिल्स बर्टन से अनजान, जुबानेव से अनजान, वानरों के टार्जन से अनजान, दूर दूर के उन सभी लोगों से अनजान जिनके जीवन को वह अनजाने में प्रभावित कर रही थी। वह केवल इतना जानती थी कि यहाँ एक आदमी था जो उसमें दिलचस्पी दिखा रहा था। जोसेफ कैंपबेल, जिसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी, उस जानकारी के लिए प्रशंसा जो उसे मिल रही थी जिसे वह खुद के लिए प्रशंसा समझ रही थी, दोनों कानों से सुन रहा था, एक कठोर सिर और एक कठोर दिल। उसने लाभ की संभावनाएं देखी, जबरदस्त संभावनाएं, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि वह उन मुनाफों को कैसे प्राप्त कर सकता है। मैं वह गैजेट देखना चाहता हूँ, उसने सहजता से कहा। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैरी ने कहा। फिलहाल कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। चोरी के खिलाफ एहतियाती उपाय के तौर पर इसे तोड़ दिया गया है। मिस्टर ब्राउन ने सिर्फ चित्र ही रखे हैं, उनमें से एक सेट। खैर, मैं उनसे बात करना चाहूंगा, कैंपबेल ने कहा, और एक अर्थपूर्ण नज़र से कहा, इससे हमें एक दूसरे को और अधिक जानने का मौका मिलेगा। शायद मैं मिस्टर ब्राउन को वित्तीय सहायता भी दे सकूं। मैरी ने खेद से अपना सिर हिलाया। मुझे भी डर है कि यह असंभव है। ब्राउन ब्रिटिश सरकार से बातचीत करने के लिए लंदन जा रहे हैं। आप देखिए, उनका मतलब है कि आविष्कार सिर्फ 2 देशों के पास होना चाहिए। इस प्रकार मैरी ग्राहम ने मासूमियत से भाग्य के खूनी धागे की पहली लंबाई बुनी। जब जोसेफ कैंपबेल ने उस रात मैरी ग्राहम से विदा ली, तो उसने अगली शाम उसे फोन करने का वादा किया। यह आखिरी बार था जब उसने उसके बारे में सुना था। जोसेफ कैंपबेल उसके जीवन से गायब हो गया, ठीक उसी तरह जैसे मैरी ग्राहम इस बिंदु पर इस कथा से गायब हो जाती है। एक हफ्ते बाद अटलांटिक के दूसरी तरफ होरेस ब्राउन ब्रिटिश सरकार के साथ संतोषजनक समझौते पर पहुंचकर लंदन में एक छोटी मशीन शॉप में अपनी मशीन को असेंबल कर रहे थे। चूंकि यह मान लिया गया था कि उनके अलावा और किसी को नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए कोई असामान्य सावधानी नहीं बरती गई।
दिन के दौरान दो विश्वसनीय मैकेनिक उनकी सहायता करते थे। रात में वे नक्शों को अपने साथ घर ले जाते थे, जहां उन्हें एक कमरा मिल गया था क्योंकि ये उनके काम के नज़दीक था। निकोलाई जुबानेव, एक रूसी निर्वासित, भी वहां एक बॉर्डर था। वो एक रहस्यमय छोटा आदमी था, लेकिन जाहिर तौर पर हानिरहित था। जाहिर है कि सरकार उसे हानिरहित नहीं मानती थी, क्योंकि वह उस पर नियमित रूप से नज़र रख रही थी। केवल जुबानेव को यह नहीं पता था। नहीं एक अन्य बॉर्डर, जो हाल ही में अमेरिका से आया था और जिसकी जुबानेव से दोस्ती हो गई थी। फिर भी सरकार की सतर्कता के बावजूद एक सुबह होरेस ब्राउन की हत्या कर दी गई और उसकी योजनाएं गायब हो गईं। श्री जुबानेव और उनके नए नए परिचित कैंपबेल भी लापता थे। सरकार ने सूचना के अपने कई और विविध स्रोतों का इस्तेमाल किया। एक सप्ताह बाद श्री कैंपबेल और जुबानेव को रोम, इटली में पाया गया। इसका मतलब साफ था, वे चोरी की गई योजनाओं को इतालवी सरकार को बेचने के लिए वहां गए थे। रोम में ब्रिटिश एजेंट व्यस्त हो गए। इसी समय लेफ्टिनेंट सेसिल गिल्सबर्टन क्रॉयडन से एक तेज विमान में इतालवी राजधानी के लिए रवाना हो गए। अखबारों ने बताया कि वह अफ्रीका के केपटाउन के लिए उड़ान भर रहे थे। इटली में केवल एक ही व्यक्ति था जिसके सामने कैंपबेल और जुबानेव अपना प्रस्ताव रखना चाहते थे, और उससे बातचीत करना आसान नहीं था। जुबानेव को किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने इतालवी अधिकारियों द्वारा जबरन उनसे चित्र छीने जाने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने की योजना बनाई। उसने उन्हें एक हैंडबैग के नकली तल में छिपा दिया और अपने होटल के कमरे में छोड़ दिया। साक्षात्कार के दौरान महापुरुष की गहरी दिलचस्पी जगी। एक कीमत पर सहमति बनी, ऐसी कीमत जिससे दोनों व्यक्ति जीवन भर के लिए स्वतंत्र हो जाएं, बशर्ते बेशक चित्रों से बनाई जाने वाली प्रायोगिक मशीन वह कर सके जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया था। कैंपबेल और जुबानेव अपने अपार्टमेंट में वापस लौटते समय बहुत खुश थे। हालांकि उनका उत्साह दहलीज पर ही खत्म हो गया जब उन्होंने जुबानेव के कमरे का दरवाज़ा खोला। उनकी अनुपस्थिति में कोई वहां आया था और उसने कमरे को अलग कर दिया था, उसे फिर से जोड़ना भूल गया था। जुबानेव नकली तल वाले बैग की ओर भागा। बैग वहां था और नकली तल भी था, लेकिन योजनाएं खत्म हो चुकी थीं। घबराकर उन्होंने महापुरुष को फ़ोन किया और तुरंत ही चीजें होने लगीं। रोम से बाहर जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लेने और हर सीमा पर तलाशी दोहराने के आदेश जारी किए गए। लेकिन एक निश्चित हवाई अड्डे ने बताया कि एक अंग्रेज, लेफ्टिनेंट सेसिल गिल्सबर्टन, तलाशी आदेश मिलने से 25 मिनट पहले ही उड़ान भर चुका था, संभवतः केपटाउन के लिए। जल्दबाजी में की गई जांच से ये तथ्य भी सामने आया कि उक्त एविएटर कैंपबेल और जुबानेव के समान ही होटल में रुका था और उसने उनके लौटने और उनके खो जाने की जानकारी मिलने से लगभग आधे घंटे पहले ही चेकआउट किया था। 1 घंटे के भीतर ही कैंपबेल और जुबानेव एक तीव्र सैन्य विमान में सवार होकर उड़ गए, जिसका संचालन लेफ्टिनेंट टोर्लिनी कर रहे थे।